नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के 32 दिन हो चुके हैं। अब तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई जिससे किसान आंदोलन खत्म करें। यह किसान नेताओं का कहना है। आंदोलनकारी किसान नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार को कल एक चिट्ठी भेजी गई। ये चिट्ठी केंद्र सरकार की उस चिट्ठी का जवाब है जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारी ने, संयुक्त सचिव ने किसान नेताओं को कहा था कि आप बातचीत की अगली तारीख मुकर्रर करें। किसान नेताओं ने कहा बातचीत तो होगी लेकिन उस एजेंडे पर होगी जो हमारा एजेंडा है, और 4 शर्तें कल की चिट्ठी में केंद्र सरकार को भेजी गई। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है, दर्शन पाल, क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष। और आप सब अगर किसान आंदोलन की खबरें देख और सुन रहे होंगे तो दर्शन पाल जी को जरूर जानते होंगे। 6 दिन पहले जो चिट्ठी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, दर्शन पाल के नाम से थी। बाकी 39 किसान संगठनों के नाम थे, किसान नेताओं के नाम थे। और पूछा गया था कि दर्शन पाल जी, जो आप सरकार को अपने प्रस्ताव में या जो बात कह रहे हैं, क्या आपकी निजी राय है या बाकी संगठनों की राय है? जवाब में अब जो चिट्ठी कल गई है उसमें कहा गया है कि ये सारे संगठनों की राय है और सारे संगठन चाहते हैं कि आप पहले अपने एजेंडे में किसानों की जो मुख्य मांगे हैं, किसान नेताओं की जो मुख्य मांगे हैं, कानूनों की वापसी, एमएसपी की गारंटी और बाकी 2 मांगे, वो शामिल करें तो 29 तारीख को बातचीत हो सकती है। तो दर्शन पाल जी से ही पूछते हैं। चिट्ठी तो गई दर्शन पाल जी, चिट्ठी पहले भी आपने भी कई बार प्रस्ताव का जवाब दिया, उन्होंने भी प्रस्ताव भेजा, बीच में एक बार आपने खारिज भी किया। अब जो चिट्ठी गई है इसके बाद आपके हिसाब से आगे का क्या रास्ता दिख रहा है? बातचीत होगी 29 दिसंबर को? देखिए, ये दोनों पहलू हैं इस चीज़ के। एक तो है कि सरकार के साथ बातचीत करना, ये हम प्रिंसिपली इसको ठीक मानते हैं कि बातचीत चलते रहना चाहिए। और बातचीत में भी हमारा ये मानना है कि कोई भी कदम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सरकार को मौका मिले कि ये लोग बातचीत नहीं करना चाहते हैं, या जो बातचीत कर रहे हैं इसमें बातचीत में इनको कुछ बातचीत करना नहीं आता है। तो ये पार्ट से हमारा ये मानना है कि हम लोग जितने भी किसान लोग हैं, लोगों गवर्नमेंट बहुत बार समझती है कि ये बातचीत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस टेबल पर तो कोई हमारा उनके साथ ये जो फाइट है वो चल रहा है। दूसरा पहलू है कि हम एक, जैसे आपने कहा 32 दिन हो गए हैं आंदोलन के, तो 32 दिन आंदोलन के जो हुए हैं ये तो दिल्ली आके हुए। जी, दिल्ली के। असल में आंदोलन तो इससे बहुत पहले का चल रहा है। से ही चल रहा है, जब राज्यसभा उससे पहले भी बातचीत के लिए हम दिल्ली से पहले भी आ चुके हैं यहाँ बातचीत करने के लिए। 14 अक्टूबर को आए थे, फिर 13 नवंबर को आए थे। तो ये सिलसिला जो है बातचीत का और आंदोलन का चल रहा है। और ये बहुत, मैं आपके माध्यम के जरिए बोलना चाहता हूँ कि ये 2-3 महीने में ही एक जो बहुत बड़ी अचीवमेंट किसान संघर्ष के आंदोलन की हुई है कि किसान पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक एक साथ आ गए हैं, वो एक मंच पे ऊपर आ गए हैं। और ये बात भी सच है कि ये 3 कानून को लेकर अभी किसानों में बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है किसानों को। और ख़ासकर बैकवर्ड एरिया के जो फार्मर्स हैं, जहाँ खेती अभी भी थोड़ा बल्कि उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई है, जहाँ मार्केटिंग सिस्टम उतना नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आंदोलन में जिस तरह से लोग जुड़ गए हैं और जुड़ रहे हैं, अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 5 रास्ते हैं, 5 रास्ते कल से पहले, परसों और कल एक पूरी तरह से वो सील हो गए हैं। पूरी तरह से सील हो गए मतलब लोग आए हैं, झंडे लग गए, धरना लग गया और लोग आने शुरू हुए, आते गए और अभी आ रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट को जो अभी हमने चिट्ठी भेजा है, उस चिट्ठी में हमने बड़ा क्लियर कहा है कि पिछले 2-3 महीने से हम बोल रहे हैं कि 3 कानून को निरस्त करो, इनको खारिज करो, तीनों कानून को। और गवर्नमेंट को हमने बोला कि तीनों कानून को खारिज करो, इसलिए खारिज करो कि ये किसानों के खेती और किसानी के लिए एक तरह के डेथ वारंट्स है। लेकिन गवर्नमेंट हर बार कुछ ना कुछ इस तरह का फिसला के लोगों को बताने की कोशिश करती है कि हम तो इनमें संशोधन करने के लिए तैयार है, किसान तैयार नहीं है। किसान तो डे 1 से नहीं बोल रहे थे कि इसमें संशोधन चाहिए। किसान यही सब चिट्ठी में अपने दर्शन पाल जी, जो कल चिट्ठी गई है 40 संगठनों की तरफ से, उसमें लिखी। और आपको बता दें, दर्शन पाल जी उस किसान मोर्चा का जो संगठन है 40 संगठनों का उसके बहुत खास सदस्य हैं और इनकी बहुत अहमियत उन संगठनों के बीच है। तो ये जो चिट्ठी गई है इसमें भी ये सारी बातें लिखी है। मैं फिर पूछूंगा कि चूंकि किसान
आंदोलन को लेकर उनका नजरिया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो परसों संबोधन किया, किसानों से संवाद किया वो, कृषि मंत्री ने 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी वो, और दर्जन भर मंत्री जिस तरह से बयान दे दिए और दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो साफ साफ कानूनों की वापसी और एमएसपी को कानूनी जामा पर किसी सूरत में तैयार नहीं है। तो आपसे सवाल पूछता हूं, और आप कह रहे हैं इस दोनों के बगैर हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, तो आपको लगता है कि 29 तारीख को बात होगी, या चूंकि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, अपनी बात ऑन रिकॉर्ड डाल दी, उसकी उम्मीद क्या लगती है? हाँ, देखिए, मैं फिर इससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अग्रेरियन जो सेक्टर है इसमें क्राइसिस बहुत डीप है। अगर इतना डीप है तो लाखों लोग किसान खुदकशी कर चुके हैं देश में। इवन पंजाब जैसे स्टेट में भी रोज़ एक एवरेज 1 से 1.5 किसान खुदकशी कर रहा है। तो इसमें जो भी सरकार कुछ नया कानून या नीति लाती है वो कम से कम बुद्धिजीवी लोग तो उसको पढ़ते हैं, फिर उसके कमेंट करते हैं, और किसान संगठनों की भी जिम्मेदारी है। हम पिछले 3 साल से कर्जा मुक्ति पूरा दाम का इशू लेकर लड़ रहे थे, और आप ये जानते हो कि सचमुच में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें कितना एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल है। तो जब ये पोटेंशियल है इसमें, तो इसका क्राइसिस और आगे ना बढ़े, तो एटलीस्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मर्स कोऑर्डिनेशन ग्रुप, जिसमें हंड्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन है, 40 तो वो हैं जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जब हम बॉर्डर पर भी बैठे हैं उनके लोग, वो भी, या ये जो अलग अलग के अलायंसेज जो बने हुए हैं, किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ऑल इंडिया किसान महासंघ है, या इस तरह के जितने भी इसमें आए हुए हैं, वो एक एक व्यक्ति नहीं है बल्कि अलायंसेज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर में हम जिम्मेदारी के तौर में हमारा जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को बोले कि ये जो 2 इशू हैं आज की स्थिति में, ये 2 इशू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें एमएसपी का इशू जैसे आप उठा रहे हैं, एमएसपी का अभी प्रेजेंट जो स्टेट है उसका लिखित गारंटी दे देना ये हमारे लिए कोई बात नहीं है। ये तो चल ही रहा है जी, और ये कितना चल रहा है आप सबको पता है। तो हमारा ये है कि जो हम 3-3.5 साल से जो कर्जा मुक्ति पूरा दाम का जब स्लोगन दिया था, उसमें हमने पार्लियामेंट में एक बिल पेश दिया था जो राजेश जी ने रखा था, कि उस बिल के मुताबिक हमारा ये था कि लीगल राइट के तौर पे एमएसपी को कंसिडर करना चाहिए और देना चाहिए। जो अभी कुछ लोग तो, बल्कि आज मैं एक मीटिंग में था, वहाँ तो लोग बोल रहे थे ये भी नाकाफ़ी है, जो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोल रहे हो ये भी नाकाफ़ी है, कुछ बुद्धिजीवी लोग बोल रहे थे, लेकिन हमारे संगठनों ने जो नाकाफ़ी है वही तो मांगा है। एक दूसरा ये है कि देखिए, ये जो अभी नया सिस्टम 3 कानून के जरिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के जरिए जो होर्डिंग को बढ़ावा देना है, जो कॉरपोरेट्स को बड़े बड़े सैलो बना के फूड ग्रेन्स को जो स्टोर करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, मैं इसको बड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि समाज में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनको देश, राज, समाज और ख़ास करके राजसत्ता की प्रोटेक्शन एंड उनकी हेल्प चाहिए। से दलित लोग हैं, आदिवासी हैं, महिला है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वर्ग के तौर पर किसान और मजदूर हैं। किसानों को राजसत्ता की सपोर्ट और प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, है और रहेगी। अगर राजसत्ता ये कहे कि हम अपना जिम्मेदारी छोड़ के आपको मार्केट फोर्सेस के ऊपर ले जाते हैं, आप मार्केट में compete कीजिए, तो मार्केट में किसान वो बच्चे की तरह है जो इतनी सर्दी में अगर उसको हम नंगा छोड़ दें नहीं बच पाएगा, एक अडल्ट बच पाएगा। मार्केट में कोई भी किसान जितना 2.5 एकड़ के करीब एवरेज किसानों के पास ज़मीन है यहाँ, 2 हेक्टेयर्स के करीब। तो ये जो किसानों की ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में गवर्नमेंट और राजसत्ता अगर बोलेगी कि आपकी मंडी को भी हम प्राइवेट प्लेयर्स को दे देते हैं, आपकी खेती की प्रक्रिया को भी, आपकी पैदावार को भी, और उसके बाद जो गरीब लोगों को अनाज देना है सरकार ने वो भी छोड़ देगी कि मैं ये नहीं काम करूँगी, ये प्राइवेट मंडी से जो खरीदेगा खाएगा।
तो आप अभी अभी कोरोना लॉकडाउन में आपने देखा कि कैसे लोगों को अनाज का जरूरत पड़ा, और सरकार पे पास था तो दिया उसने। बीच में रोक रहा हूँ चूंकि वो सवाल जिसका जवाब मैं चाहता हूँ आप दें कि क्या इसके बाद 29 तारीख को आपको लगता है कि सरकार बातचीत के लिए बातचीत के टेबल पे आएगी, क्योंकि आपके एजेंडे को सरकार खारिज करती रही है। जो चिट्ठी आया उसमें भी लिखा हुआ है कि एमएसपी का कानून और कानून की वापसी पर बातचीत नहीं होगी, संशोधन पर बातचीत होगी। तो आपको लगता क्या है? ये मैं थोड़ा पॉइंटेड सवाल नहीं, देखिए पॉइंटेड ही जवाब हमने सरकार को दिया। सरकार ने कहा अपना एजेंडा भेजिए, हमने पॉइंटेड एजेंडा भेजा है। क्योंकि मैं पहले दौर में भी आपको ये कहा हूँ कि सरकार हमारी पोजीशन को बिगाड़ के पब्लिक डोमेन में लोगों को बताने की कोशिश करती रही है। हमने बार बार बोला है, और सचमुच में ये बात जो हम बोल रहे हैं बहुत बार लोगों को ठीक भी नहीं लगता। यार सरकार ठीक करना चाहती है, आप ठीक क्यों नहीं करवाना चाहते? हमारा ये है कि आपने हमको एक ऐसा अल्सर दे दिया है जो अल्सर अब ठीक नहीं होगा, आप उसको थोड़ा सा बोलते हो कि इसको थोड़ा हम कोई मलहम लगा के ठीक कर देते हैं। तो उस एंगल से हमारा ये कहना है कि ये तो रूट ही गलत बन गया है। तो इसके लिए, लेकिन अभी जो आप पूछ रहे हो उसमें मेरा सोचना ये है कि सरकार को जिस तरह से देश में, हालांकि उतना बड़ा आंदोलन नहीं है लेकिन फिर भी देशव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है ये, और दिल्ली क्योंकि कैपिटल है, कैपिटल के इर्द गिर्द जो स्टेट्स हैं इसमें अगर बड़ा आंदोलन पंजाब, हरियाणा, यूपी में हो रहा है तो ये देशव्यापी इसका स्वरूप बन गया है, जब बनने जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता के इस जो यूनिटी है, सॉलिडरिटी है, जनता का जो जन आंदोलन का ये जो बन रहा है रूप, जिसमें मीडिया भी अलग थलग नहीं रह सकता है, जिसमें कोई भी आप जैसा भी कोई जर्नलिस्ट है उसको बोलना पड़ेगा, हर परिवार में इसकी डिस्कशन होती है। तो गवर्नमेंट अगर इसको अभी निरस्त करने के लिए आज तैयार नहीं है, इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो और कुछ दिन लग जाएंगे। लेकिन ये बात सच है कि आप थोड़ा सिंगू बॉर्डर में घूमिए, टिकरी बॉर्डर में जाइए, किसी भी जगह जाइए, आपको देखोगे कि अगर एक आदमी जा रहा है तो 10 आ रहे हैं यहाँ। भले आज हमको लग रहा था कि फतेहगढ़ साहब में ये साहबजादों का शहीदी दिवस मनाया जाएगा, लेकिन लोग जो हैं इधर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बल्कि अगर ये हमारा आंदोलन इतना एक विकराल रूप बन रहा है इसका, और ये शांति पूर्वक रहता है और लोग बड़े पैमाने में इसमें जैसे आ रहे हैं, तो ये एजेंडे को ज़्यादा देर केंद्र सरकार खारिज नहीं कर पाएगी, और खारिज उसको करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो देश में बीजेपी और मोदी साहब की बहुत ज़्यादा देश विदेश में ही एक तरह का उनकी। अब एक सवाल और है, ये आपने सही कहा, मैं सिंगू बॉर्डर लगातार घूम रहा हूँ, मैं टिकरी भी गया, गाजीपुर भी लगातार दिखा रहा हूँ। एक सवाल और है, चूंकि आपसे साफ गोई से उसका जवाब आए, सरकार की तरफ से, इवन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भाई एमएसपी तो पहले भी 60 के दशक से कभी भी कानूनी जामा एमएसपी को नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। तो हम कह रहे हैं कि हम इसको जारी रखेंगे, तो किसानों को क्यों गुमराह किया जा रहा है कि एमएसपी पर कानून लाओ? ये सरकार का पक्ष है, आपका जवाब मैं चाहता हूं। नहीं, देखिए मैं ये कहता हूँ कि सरकार जो होती है हर चीज़ का कुछ फ्रेमवर्क बनाती है। वो इवन लेबर कितना होगा, तनख्वाह कितना, सब चीज़ के कानून बनाती है। तो किसान के लिए क्यों नहीं? हमारा आपत्ति ये है, हमारा ये आपत्ति है कि जो मैं पहले बोल रहा हूँ उसी से शुरू करता हूँ कि स्टेट को खेती का और खेती के एग्रीकल्चर का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने हम नहीं देंगे। ये बल्कि ये जो फार्मर्स वेलफेयर स्टेट जिसको बोल रहे हैं, या पीपल्स वेलफेयर स्टेट, उसकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी इसलिए है कि जैसे ही ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसमें वो सेक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शोषित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होंगे। तो ये इस इशू को लेकर अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये कहना ठीक बात है, CACP इज़ ए रिकमेंडेटरी बॉडी, हम चाहते हैं वो स्टैचूटरी बॉडी होना चाहिए। हम कहते हैं कि जो आजकल ये नहीं कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लैंड रेंट कैलकुलेट हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ही चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा, कितना ट्रांसपोर्टेशन है, तो पूरी चीज़ एवरेज देश के पैमाने में कैलकुलेट हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 1 क्विंटल ऑफ व्हीट, पैडी, एवरी जो भी फसलें हैं वो कितनी बनती है और उसका कितना, उसको स्टैचूटरी बना के गवर्नमेंट एटलीस्ट लॉ बनाए। इसको क्यों नहीं बनना चाहिए? किसानों के लिए क्यों नहीं बनना चाहिए? या गवर्नमेंट ऐसे लिबरलाइजेशन के नाम पर क्यों खुला छोड़ना चाहती है सब चीज़ों को? गवर्नमेंट ने अगर कुछ देश चलाना है, कुछ सिस्टम चलाना है, इसलिए तो गवर्नमेंट बनती है।
गवर्नमेंट को इसलिए नहीं बनती कि केवल पुलिस और फौज बना ली और पाकिस्तान को खतरे की घंटी दिखाती और बाद में लोगों को हूटर बजाती गाड़ियां निकल गई और एक डर पैदा करने के लिए नहीं। गवर्नमेंट होती है अपनी जो उसकी राया है उस राया की वेलफेयर के लिए होती है, किसानों के लिए। इसलिए हमारा ये प्रधानमंत्री जो भी बोले वो नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एज इफेक्टिवली और बहुत रेगुलेटरी बॉडी से, स्टैट्यूटरी वे से। उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए कि किसान खुदकशियां करने लगे। अब कर्ज की बात है, कर्ज को क्यों छोड़ दें कि कोई मनी लेंडर जो है 24%, 30%, 36% पर एनम ब्याज ले, क्यों नहीं उसका रूल्स बनना चाहिए। सो हर चीज़ में हम तो एग्रीकल्चर में चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में एटलीस्ट ये गवर्नमेंट जो है प्रो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कशन करके ही नीति लाए, वो चाहे कर्ज की हो, चाहे उसकी जो पैदावार है उसके बेचने की हो, उसका मूल्य तय करने की नीति हो। अच्छा फिर माफ करें, बीच में रोक रहा हूँ। जैसे आप ये जितनी बातें आप कह रहे हैं, अब सरकार ये कह रही है कि भाई स्वामीनाथन कमीशन की कमेटी की रिपोर्ट 14 साल से ठंडे बस्ते में थी, हमने लागू किया। हालांकि उस लागू करने में A2 प्लस 50%, C2 प्लस 50% का पेच है, जो शायद आप लोग कह रहे हैं लागत में जिस तरह से लागू होना चाहिए जो रिकमेंडेशन है वो नहीं हुआ। लेकिन वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमने तो लागू किया, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। फिर भी लोगों को, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखा जा रहा है, किसानों को विपक्ष उनका इस्तेमाल कर रही है। हमने तो स्वामीनाथन कमीशन की, प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं, देखिए ये झूठ। अगर C2 प्लस 50% का प्रधानमंत्री जी का कहना है तो वो तो एक रिटर्न रिपोर्ट है जी। रिटर्न रिपोर्ट के मुताबिक C2 कैलकुलेट कर लेते हैं, 50% दे के देख लेते हैं कितना एवरेज कॉस्ट आता है, कितना उसका रेट बनता है। तो ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, अंधेरे में नहीं है, खुले में है। तो हमारा यह है कि उन्होंने A2 का जो बोला है, A2 का, वो तो उसका हमारा उसकी कमेटी और रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश थी, वो अपने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश थी। तो इसमें हम कोई अपनी बात तो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ इंटेलेक्चुअल तो हमको बोलते हैं कि ये भी नाकाफ़ी है। एक बात, दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये क्यों नहीं होना चाहिए। क्यों एक व्यापारी जो है वो, आप कहते हो कि इसका कॉस्ट प्लस 50% 2000 रुपये बनेगा, क्यों व्यापारी 900 रुपया खरीदे? ये पता नहीं है गवर्नमेंट को कि ऐसा मक्की से हो रहा है, ऐसा बासमती से हो रहा है, ऐसा बाकी फसल। लोगों ने अभी आलू जो है, आलू को बीच में ही उसको हल चला दिया है। तो ये जो किसान को कर रहा है, अपनी फसल को भी ज़मीन में गाड़ रहा है, खुद भी मर रहा है वो, और कर्ज में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता है, अपना इलाज ठीक नहीं करवा सकता है। तो ये सब चीज़ जो प्रोटेक्शन जो सरकार की तरफ से क्यों नहीं, मैं एज ए डॉक्टर रिटायर हुआ हूँ। मतलब मैं आज आपसे बात करते मुझे हार्ट अटैक हो जाए तो मेरा 5-6 लाख का जो भी बाईपास होगा गवर्नमेंट मुझको वो देगी, क्योंकि मैं पेंशनर हूँ। लेकिन किसान को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं किसान के तौर पर पैडी जितनी पैदा करता हूँ, वो पैडी 100% मैं मार्केट में ले जाता हूँ देश के लिए। मैं अगर अपनी सर्विसेज एज ए डॉक्टर देता हूँ, वो भी देश के लिए, समाज के लिए देता हूँ। और अनाज के लिए तो मैं बोलता हूँ पूरे देश के लिए करता हूँ। हेल्थ सर्विसेज हो सकता है मैं पंजाब के लोगों के लिए ही करता हूँ। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन विद द फार्मर्स है कि वो समाज और देश की सेवा करने के बावजूद भी राज सत्ता उनको ना तो कोई पेंशन दे रही है, ना उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ कर रही है, ना उनके पेरेंट्स के इलाज के लिए कुछ कर रही है। एक सवाल मैं और पूछता हूं, फिर अरुण पांडे एक सवाल पूछेंगे कि जैसे आप एक मिनट, आप जैसे ये आप रहिए यहाँ पे, जैसे ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, मैं वही सवाल पूछूंगा चूंकि जनता भी समझे, चूंकि सरकार की तरफ से जो उनकी मशीनरी है वो प्रचारित करती है कि इस आंदोलन में अगर ये देश भर के किसानों का आंदोलन होता तो जैसे परसों प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों से जुड़े, अरुणाचल से लेकर उड़ीसा, तमिलनाडु तक, और वो किसान कह रहे हैं इस कानून से कितना फ़ायदा हो रहा है और साथ में जो सम्मान निधि के 2004 महीने पे मिलते हैं फ़ायदा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन कुछ इलाके तक, चंद लोगों तक सीमित है, देश भर में इसका असर नहीं है। इसको कैसे आप काउंटर करें? देखिए, सरकारी तंत्र एक से हमसे बड़ा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और एक तरफ दर्शनपाल बोलेगा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोविड-19 के लॉकडाउन में किसानों ने जितना अपना अलाइंसेस बनाया, मेरे मुताबिक प्रोपोर्शनेटली वो काफ़ी इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव अलाइंसेस बने हैं। नंबर 3, इतने थोड़े समय में
हमें तो इस चीज़ के ऊपर ही काफ़ी खुशी है। कम से कम हमने पंजाब के किसानों का एक बड़ा आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन धीरे धीरे ही नहीं, बहुत तेज़ी से मैं बोलता हूँ आपको, मैं बताना चाहता हूँ 26-27 2 महीने पहले हमने गुरुद्वारा बंगला साहब में मीटिंग की। उस समय ये संयुक्त मोर्चे का जो वो था संकल्प जा था, उस दिन आया था। और फिर 7 नवंबर को दोबारा हमने मीटिंग की बंगला साहब में, जिसमें संयुक्त मोर्चे का नाम ने जन्म लिया था। तो ये देखिए 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 19 दिन का पीरियड था ये। और 19 दिन के पीरियड में जब हम दिल्ली की तरफ मार्च किया तो दिल्ली के, हरियाणा के लोगों ने मार्च किया, कुछ दूसरी जगह से भी आए लेकिन कम आए। इस 1 महीने के बाद अब कम से कम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पूरे उत्तराखंड के लोग, पूरे जो लोग हैं, आप कल परसों देखिए कैसे उत्तराखंड और यूपी के किसानों ने मार्च किया है और इधर राजस्थान से लोग आ रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार तो आज इकट्ठा करके अगर हमें यहाँ से खदेड़ना चाहे तो 1 मिनट में ऑर्डर कर सकती है, लेकिन हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, ये रिलेटिवली मैं कहना चाहता हूँ कि कम समय में फिर भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ है। अगर हुआ है जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों में कोई चीज़ है तभी हुआ है ना। तो हमारा ये कहना है कि ये सच बात है कि कोविड के क्योंकि सरकार ऐसे करती है, महामारी होती है तो कुछ नया लाती है जिसमें लोग विरोध ना कर पाएँ। ऑलवेज ऐसा जिसको शॉक डॉक्ट्रिन के बारे में भी एक थ्योरी के रूप में दुनिया में प्रोजेक्ट किया जाता है। दूसरा ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता। किसानों ने अपने एजेंडे फोकस कर दिए हैं, किसान संगठनों ने, देश के सामने, सरकार के सामने। और मुझे लगता है देश का हर बुद्धिजीवी, हर संगठन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सब इवन राजनीतिक संगठन जो हैं, उनको भी लग रहा है कि किसानों का, एग्रीकल्चर का देश का कोई मुद्दा है। इसलिए मैं तो इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कोई बात नहीं, मोदी जी कितना अड़े रहें, लेकिन ये जो आंदोलन ने बुनियाद रखी है ये ऐसे बल्कि व्यर्थ नहीं जाएगी। ये आने वाले अरुण पांडे कुछ पूछ रहे हैं। एक सबके दिमाग में ये सवाल है कि 29 तारीख को अगर मान लीजिए सरकार ये कहती है कि आप लोग इतनी बड़ी शर्त रख दिए, तो एक तरह से तो वो तो एजेंडा ऐसा है कि वो सरकार मान ले पहले, तो बातचीत क्या फिर होगी। तो बातचीत के लिए क्या बिना शर्त नहीं पहल हो सकती? अगर सरकार कहती है कि ये शर्तें हटाइए और हम लोग बात करके एक कंसेंसस पे पहुँचें, तो उस समय आप लोगों का रुख क्या? नहीं, देखिए शर्त नहीं, हम पहले दिन से ये जो फर्स्ट एजेंडा है, ये 3 कानून निरस्त किए जाएं, ठीक है। तो हमारा ये डिमांड तो फर्स्ट डे से, तभी तो डेडलॉक आया हुआ है तब से गवर्नमेंट के साथ। तो अभी हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि ये निरस्त कैसे किए जाएं, इस पर बात की जाए, क्योंकि फिर डेडलॉक तो फिर वैसे ही रहेगा। अगर या तो फिर सरकार के, आप ये कहें कि आप लोग थोड़ा पीछे हटिए या सरकार पीछे हटे। इस एजेंडे के ऊपर देखिए, ये जो दोनों एजेंडे हैं ये काफ़ी लाइफ एंड डेथ का सवाल है किसान संगठनों के लिए, एमएसपी वाला भी और 3 कानून वाला भी। मतलब 3 कानून को अगर आपने आज मान्यता दे दी, इसका मतलब ये है कि कॉरपोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बिना किसी लिमिट के आगे बढ़ेगा। और दूसरा, राजसत्ता जो है, केंद्र जो है, ये स्टेट के जो राइट्स है स्टेट लिस्ट में, इसको अनक्रोच करने के लिए और आगे बढ़ेगा। अच्छा, 2 सवाल आखिरी, चूंकि वक्त आपको भी है। एक, जो कॉर्पोरेट का आप दखल या राजसत्ता का खेती से दूर हटना और इसमें जो खतरे देख रहे हैं, सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि भाई जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी हो रही है पंजाब में, एमपी में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ऐसा कोई भी करार होता है तो खेत के लिए नहीं होगा, खेती के लिए होगा, यही प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन उनका आरोप है कि किसानों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा खेत छिन जाएगा, और यही पूछते हैं कि तुम्हारी फसल ले गया या खेत ले गया। तो क्या इसमें कोई एम्बिग्विटी है, या आपको क्यों लगता है कि इस फार्मिंग से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, इस कानून से कॉर्पोरेट का इतना दबदबा होगा कि किसान पहले से कमज़ोर और मजबूर हैं? 1888 का चावल, धान वो बेचते हैं 800-900 पर, और वो बुरी स्थिति में पहुंचेंगे। इसका एक जवाब ताकि लोगों को समझ में। देखिए, मैं ये बता, एग्रीकल्चर का जो इनपुट वाला पार्ट है उसमें ऑलरेडी कॉर्पोरेट का कंट्रोल है पूरा। वो सीड में भी है, पेस्टिसाइड में है, इंसेक्टिसाइड में है। एक्चुअली ये जो फूड स्टफ्स का जो बिज़नेस है या फूड का जो है, इसमें कॉर्पोरेट जो है कंट्रोल करना चाहते हैं।
अभी ये बोलते हैं कि आपका लैंड जो नहीं जाएगा, करार में लैंड नहीं जाएगा, लेकिन किसान एक ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया जाएगा जिसमें उसको लैंड को सेल करना ही पड़ेगा। बल्कि हमारा ये मार्केट के नियम या करारों के जो नियम हैं उस तरह से रहेंगे कि अगर कोई मान लीजिए मेरे बगल में कोई बड़ा पूंजीपति रहता है, वो मेरा घर जो है इसको लेना चाहता है, तो वो कंडीशंस ऐसी बनाएगा कि अल्टीमेटली आई हैव टू सेल माई दैट पर्टिकुलर लैंड। हमें खतरा ये है कि ये जो इस तरह का जो आ रहा है, इसका लाने का क्या ज़रूरत क्या था। बल्कि आपके पास राजसत्ता है, आप नियम बना सकते हो, आप बहुत सारे इस तरह के कोऑपरेटिव टाइप उसकी तरफ ले जा सकते थे जिसमें किसानों को ज़रूरी नहीं कि बड़ी पूंजी के दखल से ही उसका हल होगा। कहीं भी हमने तो आज तक देखा नहीं है कि बड़े पूंजीपति लोग आए हैं और छोटे लोग बच पाए हैं। सो जनरल असूल के तौर पे भी हम सोचते हैं, अभी पर्टिकुलरली उसमें अभी मेरे बगल में पेप्सी प्लांट लगा है, तो पेप्सी ने जैसे ही मैं फार्मर से बात किया तो मेरे मामा जी का बेटा बोला कि हमने तो पेप्सी ने हमको सीड देना शुरू किया था, और जैसे ही सीड आता था वैसे ही साथ बड़े बड़े बोरे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के आ जाते थे, क्वालिटी के नाम पर बहुत सारा वो था। तो हमने धीरे धीरे नहीं, एकदम पेप्सी को जवाब दे दिया, हम आपका सीड नहीं लेंगे, आपको हमारा पोटैटो चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो नहीं लो। तो ये मेरा ये कहना है कि इस तरह के करारों के बाद किसानों ने, अभी करार होता है गन्ना मिलों का, तो गन्ना मिलों ने कहा किसानों को सालों के पैसे उनकी तरफ पढ़ के रेट भी पूरा नहीं मिलता है। तो हमारा ये मानना है कि जो भी प्रॉफिट के लिए काम करता है इस दुनिया में, इस देश धरती में, वो दूसरे का कि वो पैरासाइट की तरह दूसरे की कमाई के ऊपर ही पलता है। ये कोई नया असूल नहीं है, यही इस सिस्टम का एक नियम है। इस नियम से हटकर कोई बड़े कुछ भले के लिए, दान के लिए वो करते हैं लोग, कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन वो दान जो करते हैं लोग बड़े, वो अमेरिका के हो या कहीं भी हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, तो वो सिस्टम को अच्छा नहीं बनने देते। अल्टीमेटली उसमें कुछ इंडिविजुअल जो है वो अपना एक साख बनाने के लिए, मार्केट के लिए ऐसा कुछ करते हैं। आखिरी सवाल कि अगर 29 तारीख को जो तारीख आपने मुकर्रर करके केंद्र सरकार को भेजी चिट्ठी में, उस तारीख को बातचीत नहीं होती, अगर सरकार इस एजेंडे पर, आपकी 4 शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार नहीं होती और ये अभी डेडलॉक है, तो इसके बाद आगे क्या होगा? दर्शन पाल जी, कहीं डेड एंड भी दिखता है क्या कि ये तनातनी की स्थिति महीनों तक चले? तो क्या आप महीनों तक ऐसी लड़ाई, ऐसे संघर्ष, ऐसे आंदोलन के लिए तैयार हैं? देखिए, हम तो पहले ही बोल चुके हैं सभी किसान संगठनों के नेता लोग कि ये लंबी लड़ाई है। नंबर 1, हम ये सोचते हैं कि अभी जनता उठ अंगड़ाई ले रही है, जिसको बोलते हैं, कल भी हरियाणा के एक नौजवान आदमी, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तो अभी हमारा ये सोचना है कि नॉर्दर्न इंडिया की कैसी यूनिटी है, एटलीस्ट कम्युनिटी यूनिटी भी है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के लोगों की, इवन मध्य प्रदेश के लोगों की, ये यूनिटी फार्मर कम्युनिटी के साथ साथ उनकी जो आइडेंटिटी की यूनिटी है वो भी आगे बढ़ेगी। और दिल्ली सराउंडेड है इस पूरे उससे, तो इसलिए हमारा ये कुछ हमने प्लान किया है। अभी 2 दिन हम श्रद्धांजलि समागम यहाँ करेंगे। इसमें कुछ बॉर्डर की तरफ मार्च करने की भी कोई अपील नहीं, अभी ऐसा हम नहीं सोचते हैं, लेकिन लोगों में ये बात है ऐसी कि अभी अगर 29 को हमारा ये नहीं बल्कि बातचीत होता है, तो ये KMP का जो पूरा 135 किलोमीटर का है, तो इस पर लोगों ने तय किया है कि इस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च करेंगे, पेरिफेरल पे मार्च होगा। तो ये मतलब हो सकता है कि अगर बातचीत ना हो, 30 तारीख, शायद 30 तारीख क्या ऐसा कुछ, 29 को अगर बातचीत से कुछ नहीं निकलता है तो 30 तारीख को हम ऐसा फाइनल करेंगे कि वो KMP हाईवे जो है, KMP 135 किलोमीटर वाला, जिसमें कुंडली से मानेसर और पलवल तक जहाँ जहाँ हमारे धरने लगते हैं, उस धरनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए करेंगे मार्च। और उससे आगे 1 तारीख को हमने लोगों को यहाँ बुलाया है नया साल मनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को और हरियाणा के लोगों को, और इसके बाद 2 को हम फैसला कुछ और करेंगे, फिर क्या आगे करना है इस आंदोलन को। और लोगों को कॉल है और बड़ी ज़ोर से लोग अदानी अंबानी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बॉयकॉट कर रहे हैं। और मैं पंजाब से आता हूँ, हरियाणा से बहुत खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ कोई रैली नहीं करने दी जा रही, मीटिंग नहीं की जा रही, हरियाणा में भी नहीं करने दी जा रही।
तो ये और बढ़ेंगी चीज़ें आगे, तो आंदोलन और शार्प होगा, तीखा होगा और विशाल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन पाल जी। डॉक्टर दर्शन पाल, मैंने पहले भी परिचय कराया, अभी भी अहम सदस्य हैं किसानों के उस मोर्चे का जो मोर्चा इस आंदोलन को संचालित कर रहा है, उस मोर्चे का जिसमें दर्शन पाल हैं, उस मोर्चे का जिस मोर्चे के नेताओं के साथ सरकार के मंत्रियों की 5 मुलाकातें, अमित शाह की 1 मुलाकात और अब 29 तारीख की तारीख मुकर्रर करके चिट्ठी गई है। आगे क्या होगा पूरी बात दर्शन पाल जी ने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और इससे पहले आपको बता दूं कि सामने सिंघू बॉर्डर है और अभी मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और ये देख रहे हैं आप, ये जो सड़क है यही करनाल से पंजाब, चंडीगढ़ और अलग अलग शहरों को जोड़ने वाला ये हाईवे है जो दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क है और यहीं पर किसानों के जत्थे हैं। और मैं कई बार ये तस्वीरें आपको दिखा चुका हूँ। लगभग 2 किलोमीटर मेरे दाएं साइड में स्टेज है जहाँ किसान लगातार हज़ारों किसान वहाँ बैठे हैं और अगर बाएं तरफ देखेंगे तो ये 8 से 10 किलोमीटर तक ऐसे किसानों का काफिला है और 8 से 10 ट्रैक्टर, अगर दोनों हाईवे को देखें 8 से 10 ट्रैक्टर ऐसे हैं और ये कतार में 12 किलोमीटर तक हैं। ये कितने लोग हैं इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन 40-50 हज़ार या 60 हज़ार तो ट्रैक्टर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 1 लाख ट्रैक्टर। तो ये किसानों का जत्था और इस जत्थे में जो भी जानकारी खबरें होगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।